हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अध्याय 5 और इसका एक कंप्लीट रिवीजन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इसके पहले भी काफी सारे रिवीजन चैप्टर्स के कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग अध्याय 5 का एक रिवीजन करने जा रहे हैं। और इस अध्याय का जो नाम है वो है आंकड़ों का प्रबंधन। जैसा कि मैंने बताया था कि आंकड़ों का प्रबंधन का मतलब क्या होता है, आंकड़ों को एक स्टेप में मतलब किसी न किसी विधि से उन आंकड़ों को क्या करना, मैनेज करना या उन आंकड़ों को क्या करना, व्यवस्थित करना। तो यहां पर हम लोग उन्हीं सभी आंकड़ों के अंदर जो जो विधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उन विधियों को हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर कैसे, मतलब एक रिवीजन के अंदर हम उनको कैसे पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग जो आते हैं उस पे वो है हमारा चित्रालेख। चित्रालेख आप लोग जब कह सकते हैं थर्ड फोर्थ क्लास में होंगे तो आप लोगों ने एक चित्रालेख जिसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ, उससे हम लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग इस तरह के पिक्चर्स देखते हैं तो पिक्चर से हम लोग काउंटिंग करते हैं, है ना। देखा होगा, आप लोगों ने किया भी होगा और इसी पिक्चर्स देख के आपको याद भी आ रहा होगा कि भाई ये चित्रालेख पिक्टोग्राफ क्या होता है। तो ये आंकड़ों का प्रबंधन करने का सबसे फर्स्ट मेथड होता है जिसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। मतलब पिक्चर की सहायता से हम लोग आंकड़ों को क्या करना, आंकड़ों का प्रबंध करना। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि प्रत्येक कार अपने आप में 100 कार का संकेत दे रही है, ठीक है। जैसे ये 100 है और ये 100 है और ये 50 है, ठीक है। तो 100 और 50 कितनी हो गई, 250, ठीक है। और ऐसे ये कितनी हो गई, 100 मिलाकर कितनी हो गई, 300। ऐसे ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 400। एक कार 100 है तो यहां पर सबको अगर मैं प्लस करूंगा तो ये 100, ये 100, ये 100 और ये 100, तो ये 100 हो गया। तो देखो इस तरह से आप लोगों ने चित्र के माध्यम से हमने यहां पर आंकड़ों को क्या करा, प्रबंधन किया। और इसी तरह के कोई भी अगर पिक्चर के द्वारा अगर आपको आंकड़ों का प्रबंध करना आए तो आप लोग उसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, चित्र आलेख, जिसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय रूप निरूपण करना। आया समझ में। तो ये तो बहुत इजी था। अब आगे बढ़ते हैं अपने आंकड़ों का प्रबंधन करने में अगली मेथड क्या होती है, अगली मेथड होती है एक दंड आलेख। दंड आलेख का मतलब क्या होता है, एक सामान्य चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचनाओं का प्रदर्शन जिसमें दंड की लंबाई और उनके मानों को समानुपातिक होती है। मतलब जैसे मान के चलिए इसमें बोला है समान चौड़ाई, मतलब इसकी चौड़ाई आपने देखा होगा ये चौड़ाई समान है और इनकी ऊंचाइयों के आधार पर हम लोग आंकड़ों का प्रबंध करते हैं और ये जानते हैं कि भाई ये सबसे ऊंचा ग्राफ किसका जा रहा है, सबसे कम ग्राफ किसका है। अब देखिए यहां पर मैं अगर बताऊं, अगर इसको हम लोग ऐसे समझें कि मान के चलिए कि यहां पर एक विद्यार्थियों को बताया हुआ है, मैं इससे हटके बता रहा हूं कि जैसे मान के चलिए कि यहां पर स्कूल के अंदर एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जिसमें से गणित के हैं, हिंदी के हैं, अंग्रेजी के हैं, संस्कृत के हैं, सामाजिक विज्ञान के हैं। तो अगर जैसे मैं इनको लेता हूं मैथ्स, ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया संस्कृत और ये हो गया एसएसटी मतलब सोशल साइंस। तो हम देखेंगे कि यहां पर मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों का ग्राफ सबसे ज्यादा ऊंचा है, उससे कम पढ़ने वाले बच्चे हिंदी हैं, उससे कम पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश वाले हैं, उससे कम पढ़ने वाले साइंस हैं और उससे कम पढ़ने वाले सोशल साइंस है। तो मतलब हमने क्या करा, एक ग्राफ के जरिए मैंने बच्चों को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को बताया, है ना। मतलब इस ग्राफ के जरिए मैंने क्या बताया कि बच्चों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जैसे मैथ्स में है और इतने बच्चों का मतलब इतने बच्चों का इंटरेस्ट, जैसे 350 बच्चे जिनका इंटरेस्ट कहीं में है, मैथ्स में है, ये ऐसा भी समझ सकते हैं। 300 बच्चों का इंटरेस्ट हिंदी में है, 250 बच्चों का इंटरेस्ट इंग्लिश में है, 200 बच्चों का इंटरेस्ट काय में है, साइंस में है और 100 बच्चों का इंटरेस्ट केवल सोशल साइंस में। तो देखो हम लोगों ने ये आंकड़े थे हमारे, इन आंकड़ों को हमने कैसे बांधा और उसके हिसाब से बच्चों को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था वो मैंने बताया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहां पर दिया है, क्या दिया हुआ है
कि विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और यहां पे शैक्षणिक शैक्षणिक वर्ष दिया हुआ है। अब देखिए इसके क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। यहां दिया है इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इस दंड आलेख में दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, एक यहां पे दिया हुआ है एक कि विद्यार्थियों की संख्या को बताया है कि 2003 और 2004 में विद्यार्थी की संख्या क्या थी, 2004-2005 में विद्यार्थी की संख्या क्या थी, 2005 और 6 में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, और 2006 और 2007 में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, 2007-2008 में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो मतलब इस दंड आलेख में मुझे क्या बताया है, वर्षों के हिसाब से विद्यार्थियों की संख्या क्या थी यह मुझे बताया है ना। अगला क्या दिया है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो देखो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या में 2007 से 2008 के जो विद्यार्थी हैं उनकी सबसे ज्यादा संख्या बढ़ी है। कितने विद्यार्थी बढ़े, 350 विद्यार्थी 2007 से 2008 में बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की बात यह है कि ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई, मतलब किस वर्ष में पूछा है, और किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो देखो दोनों में फर्क क्या है, इसमें वर्ष पूछ रहे हैं कि किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई। तो देखो यहां पर तो मैंने आंसर दे दिया था कि किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई, लेकिन उस जिस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई वो कितनी थी, 350। यहां पर आ जाएगा कितना कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो 350 को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये जो वर्ष है यहां पर कि 2007 में 2008 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है 350, मतलब दोनों के आंसर लगभग क्या होंगे, सेम ही होंगे, दोनों फर्स्ट और सेकंड के, है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन मुझे दिया है कि बताइए कि यह सत्य है कि 2005 और 2006 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-2004 की संख्या की दुगनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं देखता हूं कि 2005 और 2006 में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो 2005 और 2006 में विद्यार्थियों की संख्या 250 थी, और यहां पर 2003 और 2004 में विद्यार्थियों की संख्या 100 है। तो मतलब 100 से सीधे कितनी हो गई, 250। तो हां ये बिल्कुल ठीक है कि भाई 2005 और 2006 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 और 2004 की संख्या की दुगनी है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की संख्या 250 थी और यहां पे विद्यार्थियों की संख्या 100 है। 2003-2004 में विद्यार्थियों की संख्या 100 थी और 2005 और 2006 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 250। तो जाहिर सी बात है कि दुगनी हुई ना। तो इस तरह से हम लोग अपने ग्राफ को देखकर हम लोग पहचान सकते हैं कि भाई ये मतलब हमें किस तरह से अपने आंकड़ों को क्या करना है, बताना है। जैसे आप लोगों ने एक देखा होगा कि जनरली जब मैच चलते हैं तो मैच के अंदर एक ग्राफ चलता है। क्या चलता है, जैसे ये ग्राफ बना रहता है और उस ग्राफ में जैसे एक टीम का ऐसा ग्राफ बना हुआ रहता है और यहां पर ऐसे पॉइंट्स बने हुए रहते हैं। पॉइंट्स बनने का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स बनने का मतलब ये होता है कि ये जैसे टीम इंडिया है तो उसका ये ग्राफ चल रहा है, तो फर्स्ट विकेट, सेकंड विकेट, थर्ड विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, ये ग्राफ में बता रहे हैं। तो मतलब जो आंकड़े हैं उनको ये इस तरह से बता रहे हैं। और दूसरा एक लाइन और चलती है जो कुछ इस तरह की होती है और वो भी बिल्कुल इसके साथ साथ चलती है, और ऐसे साथ साथ चलने के बाद वो ऐसा बताती है, इस तरह से बताता है। इसका मतलब ये होता है कि जब पहला विकेट जब इंडिया का यहां गिरा था तब दूसरी टीम का भी यहां गिरा, फिर इनका थोड़ा सा आगे गिरा, फिर जब इंडिया का यहां गिरा था दूसरी टीम का थोड़ा सा आगे रन पे गिरा। तो रनों के आंकड़ों को किस तरह से, विकेट गिरने के आंकड़ों को किस तरह से ग्राफ में बनाया, यह हमें प्रैक्टिकल जो हम लोग देखते हैं उसमें भी यह बताया जाता है। तो उसका यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आंकड़ों को हम लोग ग्राफ के जरिए, मतलब किसके जरिए, हमारे जो हमने पढ़ा है किसके जरिए, दंड आलेख के जरिए कैसे बताया जाता है, यह हमें पूरा इसी मेथड के अंदर बताया गया है। ठीक है, अगला है हमारा द्विदंड आलेख। अब देखिए द्विदंड आलेख का मतलब यह है कि एक ही साथ दोनों दंडों को बताना, मतलब दोनों दंड का मतलब यह होता है कि एक ही साथ में उन दोनों सिचुएशन को बताना कि भाई इसमें दिया हुआ है
कि जैसे 2005 और 2006 की तुलना में, जैसे 2006 में और 2005 की अगर मैं बात करूं, चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान के चलिए हमारा कोविड टाइम था, तो उसके अंदर 2020 और 2021 में जो बीमार होने वालों की संख्या थी तो 2020 में कम थे, पर 2021 में ग्राफ ऊंचा हो गया है ना। तो वो ग्राफ ऊंचा और एक नीचा और एक ऊंचा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करा, यहां पर उन्हीं ग्राफों को बताया है द्विदंड आलेख, मतलब एक साथ दो आलेख बनाकर हमको आंकड़ों को बताया है कि ये किस तरह से उनको मैनेज किया गया है ग्राफ के जरिए। ये दिया हुआ है आंकड़ों को दो समूह के साथ डालने वाला दंड, आंकड़ों को दो समूह के साथ। देखिए एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, देखो तो ये जो बता रहा है, ये जो ब्लैक वाला बता रहा है वो 2006-2007 वाला बता रहा है, और जो व्हाइट बता रहा है वो 2005-2006 का बता रहा है। इसका मतलब ये है कि गणित में एक विद्यार्थी है, उसने गणित में जो अंक लाया था है ना, मतलब 2005 और 2006 में वो उसने 30 अंक लाया, लेकिन जब इसमें क्या लिखा है प्राप्त किए गए अंक, तो गणित में विद्यार्थियों के द्वारा क्या किया था कि 2005 और 6 में वो अंक कितने पाए थे 30, लेकिन जब 2006 और 2007 में आए तो उन्हीं विद्यार्थियों ने मैथ्स में 60 अंक प्राप्त किए। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में जब 2005 और 2006 की बात करें तो 50 अंक लाए, और उसके बाद जब उनके 2006-2007 में वो उनकी प्रोग्रेस होकर वो काय पे चले गए, काय पे 50 के बाद 55 पे चले गए। ऐसे ही विज्ञान में देखे जाए तो विज्ञान में क्या हुआ, विज्ञान में जब 2005-2006 की बात कर रहे हैं तो विज्ञान में यहां पर अगर मैं इसको मैच करूं ऐसे, तो विज्ञान में 45 जो पिछले साल मतलब 2005 और 2006 में थे वो 45 अंक प्राप्त किए थे विज्ञान में, लेकिन 2006 और 2007 में उनने अंक कितने प्राप्त किए 50। ऐसे ही अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी में 2005 और 2006 में ग्राफ अच्छा था, है ना, क्या था 50% अंक थे बच्चों के अंग्रेजी में, बट 2006 और 2007 में उनका ग्राफ नीचे चला गया, जो कहां पहुंच गया 45 पे पहुंच गया। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें पिछले साल भी वही रिजल्ट था, मतलब 2005 और 2006 में जो रिजल्ट था वही 2006 और 2007 में था, क्योंकि यहां पे दिमाग दोनों क्या है पैरेलल है। तो देखा आप लोगों ने कि द्विदंड आलेख का मतलब क्या होता है कि एक ही आलेख में दोनों चीजों का प्रदर्शन करना, उसको द्विदंड आलेख कहते हैं। और उसको हमने कैसे मैनेज किया और कैसे हमने इनके आंकड़ों का प्रबंध करके हमने बताया, आया समझ में। तो यह होता है द्विदंड आलेख। आगे आते हैं, आगे दिया हुआ है इनके ही क्वेश्चन, जैसे इस द्विदंड आलेख द्वारा दी गई सूचना क्या थी, तो भाई इसमें बताया था कि 2005 और 2006 और 2006 और 2007 में जो बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का आंकड़ा क्या था, मतलब बच्चों ने क्या प्रोग्रेस करी, मतलब पिछले साल और नए साल में। अगला क्या है, किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। तो अगर मैं अपने ग्राफ पे देखता हूं तो देखिए सबसे अधिक सुधार हुआ काय में, गणित में, क्योंकि गणित में जो बात करें कि 2005 और 2006 में गणित में 30% अंक लाने वाले थे बच्चे, लेकिन 2006 और 2007 में 7% हो गए बच्चे गणित में अंक प्राप्त करने वाले। और उसके बाद क्या है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई, तो भैया ये अंग्रेजी है जिसमें बच्चों के प्रदर्शन में गिरावट आई, क्योंकि ये लोग 2006, 2005, 2006 में तो ठीक थे, पर 2006, 2007 में फिर गिर गए, है ना। उसके बाद अगला क्या पूछा है, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा, तो भाई एक हिंदी ऐसा है जो उसमें 2005, 2006 में जो प्रदर्शन था वही प्रदर्शन 2006, 2007 में रहा। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन का इस दंड में से देखकर आंसर भी किया, जो कि बहुत ही आसान है। अगला आता है आंकड़ों का संगठन। अब आंकड़ों का संगठन करना, जैसे मान के चलिए यहां पर हमको एक वर्ड आएगा सामने, मिलान चिन्ह करना। ये मिलान चिन्ह क्या होता है हम इसके ऊपर अब बात करेंगे, ठीक है। मिलान चिन्ह, अब सबसे पहले देखिए यहां पर दिया है कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कला, अंग्रेजी जो भी दिया हुआ है। उसके बाद यहां पर हमें क्या करना है, आंकड़ों का संगठन करना है। मतलब क्या करना है, संगठन करना है। तो पहले पूरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें आंकड़ों का संगठन जो किया हुआ है वो इस प्रकार से किया हुआ है कि यहां पर जैसे सबसे पहले
जो कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद किया गया और कौन सा विषय सबसे कम पसंद किया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कला वाले जितने लोग हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। जैसे एक है ना, एक ये हो गया, दो है ना, 3 4 5 6 7 लोग। तो हम मिलान चिन्ह बनाएंगे। तो मिलान चिन्ह कैसे बताते हैं, ये 7 तो आ गया, लेकिन ये मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं उनको हम देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 तो हम लोग खींच लेते हैं, और 4 खींचने के बाद एक लाइन ऐसी बना देते हैं, तो ये 5 का बंडल हो जाता है। ठीक है, 5 और ये 2 7 ऐसा है ना। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद मेरे से पूछा है कितने लोग हैं जो गणित में गणित को पसंद करते हैं। तो गणित को पसंद करने वाले 1 2 3 है ना, 4 5 लोग हैं जो गणित को पसंद करेंगे। तो इसका मिलान चिन्ह क्या बनेगा, इसका मिलान चिन्ह 1 2 3 4 और ये बन गया 5 का बंडल बन गया। उसके बाद कितने लोग हैं जो विज्ञान पसंद करते हैं। तो चलिए विज्ञान पसंद करने में जाते हैं हम लोग। तो 1 है ना, 2 3 4 5 है ना, 5 लोग और 1 6 लोग हैं। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 1 हो गया 6। मिलान चिन्ह ऐसे बनाते हैं, बहुत आसान है। अगला कौन सा है, अंग्रेजी पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो चलिए अंग्रेजी पसंद करने वाले देख लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 है ना, 4 लोग हैं जो अंग्रेजी पसंद करते हैं। तो 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने मिलान चिन्ह बना दिए, और मिलान चिन्ह के बाद हमने उनकी बता भी दिए। अब देखिए कौन सा, अब इसमें पूछा है कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद किया गया और कौन सा विषय सबसे कम पसंद किया गया। तो सबसे ज्यादा पसंद कौन सा किया गया, कला। कौन सा, कला। आपने देखा होगा इनमें से सबसे ज्यादा कला और सबसे कम अंग्रेजी। दोनों के हम लोगों ने इसमें से देखकर, इन आंकड़ों में से देखकर हमने आंकड़ों का संगठन किया और हमने देखा कि भाई कितने लोग हैं जो पसंद करते हैं और कितने लोग पसंद नहीं करते। आप लोग इसको जनरली ऐसा समझो कि कभी भी आपके स्कूल में भी, आपके कॉलेज में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को जैसे आंकड़ों को बांट देते हैं। आंकड़ों को कैसे बांट देते हैं, मान के चलिए कि गणित सब्जेक्ट लेने वाले कितने बच्चे हैं, हिंदी सब्जेक्ट लेने वाले या गणित सब्जेक्ट लेने वाले या कॉमर्स सब्जेक्ट लेने वाले, या कोई भी किसी भी तरह से बच्चों या आंकड़ों को बांट दिया जाता है। जैसे इवन रोल नंबर वाले कितने हैं, ऑड रोल नंबर वाले कितने हैं। इस तरह से क्या करते हैं, आंकड़ों को बांटकर उनको क्या करते हैं, एक संगठित रूप से, मतलब एक व्यवस्थित कर देते हैं, उनका संगठन कर देते हैं। यही हम इस चैप्टर के अंदर सीख रहे हैं, जो कि एक सरल भाषा में मैंने आपको समझाया। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया है, यही आंकड़ों का वर्गीकरण अब कैसे करते हैं। अब देखो, वर्गीकरण का मतलब यह होता है कि हमारे पास इतने सारे आंकड़े दिए हुए हैं, अब उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो उनका वर्गीकरण करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक तरह से एक स्केल चूज कर लेते हैं। स्केल चूज करने का मतलब यह होता है, मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान के चलिए इसके आगे आते हैं, जैसे 0 से लेकर 10 के बीच में जितने आते हैं, हमने उनको, अब इतने सारे नंबर को तो मैं गिन नहीं सकता हूं, तो मैंने क्या करा, उनको बता दिया कि भाई देखो, इनको मैं ऐसे समझाता हूं कि जैसे मान के चलिए कि स्कूल में ए से लेकर जेड तक बहुत सारे बच्चों के नाम होते हैं। ठीक है, ए से लेकर जेड तक बहुत सारे बच्चों के नाम होते हैं। सारे अल्फाबेट जो होते हैं वो ए से लेकर जेड के बीच में आते हैं। अब मैंने बोला ए वाले सब एक साइड हो जाओ, बी वाले सब एक साइड हो जाओ, है ना। या ऐसा कर लो कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे इनको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। जैसे मान के चलिए बहुत सारे बच्चे हैं जो गणित में नंबर लेकर आए, अब मुझे तो पता नहीं, तो मैं बोलूंगा एक काम करो, 0 से लेकर 10 के बीच में जितने बच्चे सब एक साइड हो जाओ, 10 से लेकर 20 के बीच सब एक साइड हो जाओ, 20 से लेकर 30 के बीच में जितने बच्चे वो अलग हो जाओ, 30 से लेकर 40 के बीच में 50 नंबर का टेस्ट है। तो मैंने क्या करा, इन बच्चों को ऐसे बांट दिया। ठीक है, कि भाई 0 से लेकर 10 के बीच में ये पिटेंगे,
है ना। और उसके बाद 10 से लेके 20 के बीच में इनको समझाई दी जाएगी कि बेटा अच्छे से पढ़ा करो। 20 से लेके 30 के बीच में जो बच्चे हैं उनको मैं बोलूंगा बेटा थोड़ी और अच्छी पढ़ाई करो। लेकिन 40 से लेके 50 के बीच में जो बच्चे हैं ना उनको मैं बोलूंगा बेटा इस तरह से और मेहनत करते रहो, जब फाइनल एग्जाम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मेरे सामने बच्चे एक डिवाइड हो गए। अब 20 0 से लेके 10 के बीच में मान के चलिए 2 बच्चे हैं। उसके बाद 10 से लेके 20 के बीच में 10 बच्चे हैं। 20 से लेके 30 के बीच में 21 बच्चे हैं। 30 से लेके 40 के बीच में 19 बच्चे हैं। 40 से लेके 50 के बीच में 7 बच्चे हैं। और 50 से लेके 60 के बीच में 1 बच्चे। बट अब बात यह आती है कि 0 से लेके 10 के बीच में अब इनको काउंटिंग कैसे करें, मैं बताता हूं। क्या करते हैं, 0 से लेके 10 के बीच में जब भी हम लोग अपने नंबर को चूज करेंगे तो 0 से लेके 10 के बीच में, तो 0 से लेकर 9 तक हम लोग नंबर लेते हैं। 10 को कब लेंगे, जब 10 से 20 के बीच में होगा। ठीक है, तो 10 से 20 के बीच में होगा तो 10 से लेके 19 तक जाएंगे। 20 आगे वाली स्केल पे जाएगा। आया समझ में? मैं बताता हूं एक बार फिर से। एक बार हम पीछे जाते हैं। यहां दिया हुआ है, यहां पर दिया है जैसे 0 से लेके 10 के बीच में, तो 0 से लेके 10 के बीच में हम लोग एक तो आ जाएगा क्या, 1। उसके बाद 0 से लेके 10 के 1 ये आ गया। फिर उसके बाद चले, यहां चले, देखा, यहां से फिर देखा, 10 को काउंट नहीं करेंगे। 0 से लेके 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में 1 ये 2 नंबर हो गए। किसके बीच में, 0 से लेके 10 के बीच में। ठीक है ना। अब उसके बाद 10 से लेके 20 के बीच में, अब 10 से लेके 20 के बीच में जब मैं देखूंगा तो क्या करेंगे, अब 10 को लेंगे। किसको लेंगे, 10 को लेंगे, लेकिन 20 नहीं लेंगे, 20 आगे पे जाएगा। 20 से लेके 30 के बीच में, 20 से लेके 30 के बीच में 20 आएगा, है ना। तो अब 10 से लेके 20 के बीच में, अब देखो एक तो 10 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और देखो, और देखो, और देखो, ये हो गया और ये हो गया। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। ठीक है। अब 20 से लेके 30 के बीच में 20 काउंट होगा 29 तक। ठीक है, चलिए अब इसमें कर देते। तो ऐसे करते हुए हम अपने आंकड़ों को बांधते हैं और हम लोग फिर एंड में जब काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करने के बाद जितने ये होते हैं ना नंबर, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इनको गिनना, इनका जो टोटल आएगा ना वो उतना ही आएगा जितने ये आंकड़े दिए हुए हैं। आया समझ में? ये है इनका मेन जो करने का जो तरीका है वो ये है। देखिए 60 है, अगर आप इनको भी गिनेंगे पूरा तो इनका पूरा टोटल 60 आएगा। ठीक है। अगला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक भिन्नता के साथ दंड। अब एक भिन्नता के साथ दंड का मतलब ये हुआ है कि 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित के टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों के वर्गीकरण बारंबारता बटन पुनः विचार करें। तो देखिए वही चीज है जो मैंने आपको बताया था कि 0 से लेके 10 के बीच में बच्चे 2 हैं जो लाते हैं अंक। 10 से लेके 20 के बीच में 10 बच्चे हैं, 2 लेकर आए हैं। 20 से लेके 30 के बीच में जो अंक कितने बच्चे, 21 बच्चे हैं। 30 से लेके 40 के बीच में जो अंक लाए वो 19 बच्चे हैं। और 40 से लेके 50 के बीच में जो अंक लाए वो 7 बच्चे हैं। और 50 से लेके 60 के बीच में जो अंक लाए वो 1 बच्चा है। तो ऐसे करके 60 बच्चे हैं जो हमारे स्कूल के अंदर हैं। और ये बच्चे जो हैं वो गणित में इस तरह से मार्क्स हमने बांटे और इस तरह से हमने इनको सॉल्व किया। आगे आते हैं, आगे ये दिया हुआ है कि यहां पर एक हमें तालिका दी हुई है, मतलब हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ में हमें इनको पढ़ के इनका आंसर कैसे देना है अब हम ये सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि ये ग्राफ में अगर ये दिया है तो इसका मतलब क्या होता है। मान के चलिए अगर आपका जैसे ग्राफ चालू हो रहा है, जैसे ये 0 10 20 30, अगर आपका ग्राफ 0 से लेके 10 जा रहा है तो आप यहां से ग्राफ बनाना चालू करो, है ना। 20 से लेके 30, अगर ये 20 2 3 पर है तो 20 से लेके 30 पे चले जाओ। लेकिन अगर ये ग्राफ डायरेक्ट 10 से लेके 20 पे चालू होता है तो यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है यहां पर एक जिगजैग लाइन बना देते हैं ऐसी,
इस तरह से एक लाइन बना देते हैं, यहां पर एक लाइन बना देते हैं ऐसी। इसका मतलब ये होता है कि ये 0 से चालू नहीं हुआ है, डायरेक्ट 10 से चालू हुआ है। आया समझ में? ये इस जिगजैग लाइन का मतलब ये होता है और यहां यही समझाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये 0 से चालू नहीं हुआ है, डायरेक्ट 20 से चालू हुआ है। तो 20 से लेके 25, 4, 25 से 30, 5, 30 से 35, 6, 35 से 40, ये 40 से 55, इतना मतलब ये पूरा दिया हुआ है। तो यहां पर ये जितना भी जो समझाया गया है वो यही समझाया गया है। अब इसको समझ के आंसर कैसे करेंगे अब हम वो सीखते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई स्कूल के 25 अध्यापकों की आयु दी हुई है और अध्यापकों की संख्या दी हुई है, तो यहां पर मैं बता सकता हूं कि भाई अगर एक जनरल से मैं क्वेश्चन करूं कि भाई 45 वर्ष से कम आयु वाले कितने अध्यापक हैं, तो 45 उम्र से कम वाले अध्यापक कितने हैं? 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, है ना, 16 और 4 20, मतलब 45 वर्ष से कम ऐसे 20 अध्यापक हैं जिनकी आयु 45 वर्ष से कम है। और अब पूछें कि 45 वर्ष से अधिक कितने अध्यापक हैं, तो 45 वर्ष से अधिक 5 अध्यापक हैं जिनकी आयु 45 वर्ष से ज्यादा है। तो आपके पास अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बना के भी पूछा जाता है तो हम इनको बहुत आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकते हैं, जिनका सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी हमें पता है, बस हमें क्या करना है, हमें आंसर ही तो करना है और क्या करना है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व। तो चलिए आइए अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से अपन उनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर दिया है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है कि पुरुष, महिला, लड़का, लड़की, निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातः काल पहले घंटे में आए हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले हमें मेल, फीमेल, बॉय एंड गर्ल, इसमें दिया है कि जो भी यहां पर शॉपिंग करने आता है तो वो शॉपिंग करने के लिए उनका आने का जो मॉर्निंग का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग मुझे इनके आंकड़ों का क्या करना है, प्रबंध करना है। तो इसके लिए मुझे एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, मिलान चिन्ह की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने अपने यहां पर रेडी करके रखा हुआ है, एक बार वो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इस तरह की एक तालिका बना के रखिएगा और यहां पर मेल की, वुमेन की, बॉयज की एंड गर्ल्स की जितनी भी आपके पास यहां पर काउंटिंग आए उनको आपको यहां पर लिखना है और मिलान चिन्ह बनाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर मेल को काउंट करता हूं कि मेल कितने हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कितने हैं। एक, यहां तो नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए मैं काम करता हूं, यहां पर m करके 15 कर देता हूं ताकि अभी मैं इकट्ठा उनको मैं कर दूंगा, मतलब इकट्ठा मैं उनको चढ़ाऊंगा ताकि हमें बार बार आगे पीछे करने की जरूरत ना पड़े। ऐसे ही उसके बाद में अब वुमेन्स पे जाता हूं, तो वुमेन्स कितनी है देख लेते हैं अब हम। तो अब हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। कितना, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 वुमेन कितनी है, 28। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर मैं फिर से करता हूं गर्ल्स और बॉयज को। तो एक बार अगर आपको रिकाउंटिंग करना है तो एक बार कर लीजिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28, बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं हम किनकी काउंटिंग, बॉयज की। तो बॉयज कितने होंगे यहां पर हम देख लेते हैं। तो बॉयज के लिए 1 2 3 4 और 5, इसके पहले बॉयज नहीं है, 5 बॉयज हो गए यहां पे 5। और गर्ल्स की अगर बात करें तो अब हम यहां पर गर्ल्स की काउंटिंग करते हैं। तो गर्ल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गर्ल्स कितनी है 12। ठीक है, अब ये जितने भी मेरे पास ये आंकड़े आए हैं इनको मैं अरेंज करूंगा टेबल में। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ था कि प्रातः काल घंटे में जो भी आए, है ना, आदमी, पुरुष, लड़का और लड़की, उनकी आपको क्या बनाना है, एक तालिका में उनको रखना है। और कितने जितने भी हैं उनको क्या करना है, मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता वर्णन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचिए। मतलब मुझे क्या करना है, मिलान चिन्ह भी बनाना है और एक दंड आलेख भी खींचना है। तो देखिए ये तो मेरा काउंटिंग आ गई। अब आती है मिलान चिन्ह की बारी। तो मिलान चिन्ह के लिए मैंने यहां पर रेडी करके रखा हुआ है। आप लोग भी इस तरह की एक तालिका बनाइएगा। तो सबसे पहले मेल कितने हैं, 15। ठीक है, वुमेन्स कितनी है, 28। और बॉयज कितने हैं, 5। और गर्ल्स कितनी है, 12। अब काउंटिंग की बारी आती है। तो मेल की जब हम काउंटिंग करेंगे तो अब इसमें जब मिलान चिन्ह बनाएंगे तो 5 5 के 3 जोड़े बनाएंगे। कैसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये हो गए 15। अब 28 की बनाना है तो 20 25, मतलब 5 के जोड़े बनाना है, वो बनेंगे 4। ठीक है, और 5 बनेंगे, 5 के 5 जोड़े बनेंगे। ठीक है, कैसे, 1 2 3 4 5, ओ सॉरी 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 55 25। ठीक है, कितना हो गया, 55 25 और 3 28। ठीक है, ये 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 25 और 3 28, और बना 5 का 1 2 3 4 और ये 5 12 का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 10 और 2 12। तो इस तरह से मैंने क्या बनाया, मिलान चिन्ह बनाया। और मिलान चिन्ह बनाने के बाद मैंने क्या करा, मिलान चिन्ह बनाने के बाद मैंने क्या, इनकी बारंबारता है वो भी मैंने यहां पर लिख ली। अब क्या करना है मुझे, अब बनाना है मुझे दंड आलेख। दंड आलेख के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस यहां पर मुझे बनाना पड़ेगी। यह है मेरी वाई एक्सिस और यह मेरी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर मैं जो खरीदार हैं, खरीदार को मैं यहां लिखूंगा मेल, वुमेन, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स। और उसके बाद जो ये बारंबारता है, आप इसमें टेबल लगा सकते हो या टेबल के हिसाब से चल सकते हो। 5 का टेबल लिख सकते हो, 2 का टेबल लिख सकते हो। तो आप उसके हिसाब से, मैं जैसे 5 का चल रहा हूं तो यहां पे हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चुको 20, 55 25, 5 छक्का 30। आप 5 का टेबल ले सकते हो, 2 का टेबल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए मेल कितने हैं, 15, मेल 15 है तो 15 तक आपने मेल बना दिए। ठीक है, उसके बाद आपका वुमेन्स कितनी है, 28। तो देखो 25 और 30 के बीच में यहां पर आपकी वुमेन्स की काउंटिंग आ जाएगी। आप जब इसको स्केल से करेंगे तो आपका ये बिल्कुल एक ठीक तरीके से और एक अच्छे गैप के साथ आपका ये दंडालेख बनेगा। उसके बाद बॉयज कितने हैं, 5। तो चलिए बॉयज को हम कह लेते हैं 5 बॉयज, ये हो गए 5 बॉयज। उसके बाद गर्ल्स 12, तो 10 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएगा 12 गर्ल्स पे, तो ये रहा 12। तो देखिए इस तरह से हमारा दंडालेख बन गया। और दंडालेख बनाने के बाद हमने इनकी काउंटिंग जिस तरह से करी है उस तरह से हमने इसको सॉल्व किया और हमने ये देखा कि दंडालेख कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करा, क्वेश्चन को पढ़ा,
क्वेश्चन को बढ़ाने के बाद हमने एक टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद हमने मिलान चिन्ह बनाया और बारंबारता यहां हमने पीछे काउंटिंग करके हमने इसको लिया। उसके बाद फिर हमने एक दंडालेख बनाया जो कि हमारा इस पूरे क्वेश्चन को कर देता है कवर, और इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है ना। आप लोग जब एक चीज मैं बता दूं आपको, आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो इसका जो डिस्टेंस रहेगा ना वो इक्वल ही रहेगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है ना ये डिस्टेंस इक्वल होता है, तो ये इस इक्वल डिस्टेंस का ध्यान रखना। और ग्राफ पेपर पे ये जितनी भी चीजें आप यहां पर लिखोगे ना उनको भी एक डिस्टेंस मेंटेन करके करना, आपका ग्राफ बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बनेगा। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिक की साप्ताहिक मजदूरी रुपए में निम्नलिखित है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों। अब देखो ये हमारे इतने सारे अंतराल दिए हैं, तो यहां पर मैंने उनको मैनेज किया 800 से 810, 800 से 820। तो अब क्या करेंगे, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, जैसे 800 से 810, वैसे 810 से 820, 810 से 820, 820 से 830 और 830 से 840 और 840 से 850, ऐसे करते करते ये हमारा जो इसमें देखते हैं सबसे हाईएस्ट कहां तक गया है वो लेंगे। जैसे 800 से 810 पे चलता हूं मैं, तो 800 से 810 पे, तो 810 तो काउंट नहीं होगा, क्या क्या काउंट होगा, जैसे 810 के पहले पहले, तो 810 के पहले पहले कितने नंबर आ रहे हैं यहां पर उनको देखते हैं। तो एक तो ये है, एक दो नंबर है, तो ये 2 नंबर ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही 810 से 820, तो चलिए 810 से 820 में कितने नंबर हैं उनको देखते हैं। तो देखो एक तो हो जाएगा 810, एक है ना, दूसरा एक हो गया, एक दो, ऐसे ही करते, ऐसे ही करोगे तो आप लोगों को मिलेगा जितने नंबर, जैसे 810 से 820, सॉरी 810 से 820, तो ये एक हो गया, एक, और 820 तो लेना नहीं है, दो नंबर है ना। ऐसे ही करके आप जब 830 से 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850 पे आप लोग जाओगे तो आप लोगों को वो नंबर की काउंटिंग मिलेगी जो कि कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। जैसे 800 से 810 के बीच में 3 है, 810 से 820 के बीच में 2 हैं, 830 से 840 के बीच में 9 है, 840 से 850 के बीच में 5 है, 850 से 860 के बीच में 1 है, और पूरे टोटल नंबर कितने हैं, 30। अब देखो यहां पर जितने श्रमिक होंगे ना, जितने श्रमिक होंगे, और जब आप इनको टोटल करोगे तो आपका यहां पर 30 आना चाहिए। अगर आपका यहां पे 30 नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि आपने जो काउंटिंग करी है वो कहीं ना कहीं गलत करी है। आई बात समझ में? तो हो सकता है कि यहां पर मेरा अभी 2 आ रहा था, यहां पर 3 आ रहा है, तो हम लोग एक बार काउंटिंग चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम लोग यहां पर उनके मिलान चिन्ह को भरेंगे। ध्यान रखना यहां पे पूरी काउंटिंग आपकी 30 आना चाहिए, मतलब इन सबका पूरा टोटल 30 आना चाहिए। अब इसे मिलान चिन्ह भरते हैं तो 3 है, तो हम इसको 1 2 3, दूसरा क्या था 2, ये 1 था, 9 बनाना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। वैसे एक तो एक रहेंगे, 1 2 3 1 1 1 2 3 4, ऐसे ही करके मिलान चिन्ह हमारे बन जाएंगे। और मिलान चिन्ह बनाने के बाद अगर ग्राफ बनाना है अगर आपको, तो ग्राफ भी आप लोग कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है इसका ग्राफ बनाना। 800 से लेकर 900 तक की टेबल बनाना, और 800 से 900 तक की टेबल बनाने के बाद ये जितने भी नंबर हैं यहां पे आप या तो 2 का पहाड़ा लिख देना और उसके बाद आप लोग इस तरह का ग्राफ बना लेना। और अगर आपको इसका ग्राफ देखना है तो जब हमने इसका जब पूरा वीडियो बनाया है इस चैप्टर के, जब एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको वहां पर एक ग्राफ आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, तो हम ग्राफ भी बहुत अच्छे से इसमें बना सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन दिया है, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने के समय दिए हुए आलेखों में दर्शाए गए
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला क्या है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा। तो देखो सबसे ज्यादा विद्यार्थी कितने हैं, 32, जिनने कितने घंटे टीवी देखा, 4 से 5 घंटे। तो हमें क्या बताना है, कितने घंटे टीवी देखा, तो हम लिखेंगे 4 से 5, 4 से 5 घंटे। इसका आंसर आ जाएगा 4 से 5 घंटे। अगला क्या है, 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। अब देखो 4 घंटे से कम कितने विद्यार्थी हैं, 22 और 8 20, 20 और 8 24, 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन लोगों ने 4 घंटे से कम टीवी देखा। अगला क्या है, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय लिया। तो देखो 5 घंटे से अधिक, 8 और 6 14, तो कितने विद्यार्थी हैं, 14 विद्यार्थी हैं जिन लोगों ने 5 घंटे से ज्यादा टीवी देखा। पहला क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझिएगा, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनने 4 से मतलब सबसे ज्यादा घंटे टीवी देखा। तो 4 से 5 घंटे विद्यार्थी थे, जो मतलब 32 विद्यार्थी थे जिनने 4 से 5 घंटे टीवी देखा। अगला क्वेश्चन क्या था, 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। तो 4 घंटे से कम, तो 22 और 8 कितने हो गए, 20, वो 22 और 8 हो गए 30, और 30 और 4 34, यहां पर 34 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा यहां पे 22 और 8 कितना हो गया, 30 और 4 34, 34 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कितने विद्यार्थी ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। तो ये हो जाएगा 8 और 4 है ना, 8 और 6 14, तो यहां पर 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन लोगों ने 5 घंटे से अधिक टीवी देखा। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने आंकड़ों में, मतलब जिस तरह से हमारा जो चैप्टर था आंकड़ों का प्रबंधन, हमने उसका उस चैप्टर में जो दिया हुआ है कि क्या क्या मेथड यूज कर रहे हैं आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए। तो इसी तरह से देखिए ये विद्यार्थियों के घंटे देखने, मतलब विद्यार्थियों के टीवी देखने का एक आंकड़ा हम लोगों ने किस तरह से उसको व्यवस्थित करा, और हमने उनको बहुत अच्छे से यहां पर अपने उसी को देखकर हमने अपने आंसरों को लिखा और हमने सॉल्व किया। तो इसी तरह से आप लोगों को भी जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं जो इसमें पूछे गए हैं, आप लोग उनका आंसर दीजिए, जो लिखा है उसमें देखकर, इसमें से देखकर उनका आंसर कीजिए। चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आंकड़ों को प्रबंध करने के लिए एक अगली मेथड आती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, पाई चार्ट। यह आप लोगों के लिए नहीं है। ये क्यों नहीं है, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं ये होता क्या है। क्या आप अपने सम्मुख कभी वृत्तीय रूप में निरूपित आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं, जैसे आकृति 4.5.4 में दर्शाए गए हैं। एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय। अब देखो सबसे पहले एक वर्ग में उस व्यक्ति ने 24 घंटे के अंदर जो जो काम किया और उसने किस काम को कितने समय तक किया, यह सारा बताया गया है। जैसे 8 घंटे वो सोया है, 6 घंटे वो स्कूल गया है, 3 घंटे वो खेला है, अन्य काम उसने 3 घंटे करे हैं और गृह कार्य उसने 4 घंटे किया। तो वो सबसे ज्यादा टाइम किस पे स्पेंड कर रहा है, सोने पे। अब जैसे आपसे क्वेश्चन किया कि विद्यार्थी ने सबसे ज्यादा काम किस पे, सबसे ज्यादा टाइम किस पे स्पेंड किया, सोने में। कितने घंटे, 8 घंटे। अब विद्यार्थी ने पढ़ाई कितने टाइम करी, अब भाई पढ़ाई गृह कार्य करना मतलब होमवर्क करना, तो 4 घंटे उसने होमवर्क किया। खेला कितनी देर, 3 घंटे खेला। अन्य काम उसने 3 घंटे, मतलब जो कुछ भी किया वो 3 घंटे। स्कूल वो 6 घंटे गया। ऐसे ही यहां पर एक कस्बे में व्यक्तियों के आयु समूह बताए हुए हैं। जैसे 0 से लेकर 14 वर्ष के बीच में जो व्यक्ति है वो 30,000 व्यक्ति हैं, जिसमें 30,000 व्यक्ति हैं जिनकी आयु 0 से लेकर 14 वर्ष है। 50 से लेकर 60 वर्ष वाले कितने, 50,000 व्यक्ति हैं। और 60 वर्ष या उससे अधिक कितने व्यक्ति हैं, 20,000 व्यक्ति हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, ऐसे 20,000 व्यक्ति हैं। तो हमने एक वृत्त के अंदर हमने क्या करा, आंकड़ों का प्रबंध एक वृत्त के अंदर करा, जिसको हम लोग कहते हैं पाई चार्ट। और इनके क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, अब हम अपने आने वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दिया हुआ है, किसी स्कूल के विद्यार्थी द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक
या स्वाद को नीचे दिया गया है। अब जैसे मान के चलिए चॉकलेट है, उसमें 50% बच्चे हैं जो चॉकलेट की फ्रेग्रेंस को पसंद करते हैं, वनीला को पसंद करते हैं 25%, और अन्य प्रकार के जो फ्लेवर हैं वो 25% पसंद करते हैं। अब देखिए यहां पर इन आंकड़ों को मैं कैसे एक टेबल में बनाकर इसको पाई चार्ट में कैसे बनाऊंगा ये हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ, हमने चॉकलेट में कितने थे, 50 थे, वनीला में 25 थे, और अन्य थे कितने, 25%। तो पहले क्या करा मैंने, इनका पहले प्रतिशत निकाल लिया। प्रतिशत मतलब 50% था, तो 50% मतलब 50/100 कर लिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। अब ये 360 क्या है भाई, 360 मतलब ये होता है कि ये जो वृत्त होता है, वृत्त में जो टोटल कोण होता है, वृत्त जिसको कहते हैं कंप्लीट कोण, वो कहलाते हैं 360 का। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो गुणा किससे करेंगे, 360 से। तो अब हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180। मतलब जो पूरा कंप्लीट एंगल होता है, पूरा जो कोण होता है वृत्त का, वो 360 होता है। हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा संपूर्ण, मतलब हम लोग क्या करें, पाई चार्ट कर रहे हैं, पाई चार्ट की आकृति वृत्त की तरह होती है, तो वृत्त का संपूर्ण कोण कितने का होता है, 360 का। तो हमने उसको 360 से गुणा किया। अब ऐसे ही 25/100 किया, 25/100 तो क्या हो जाएगा, 25/100, तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 1/4 गुणा 360। इसको सॉल्व करेंगे तो 90 आ जाएगा। ऐसे ही 25/100, तो ये 1/4, तो ये 90 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको मैं पाई चार्ट के अंदर कैसे व्यवस्थित करूंगा ये मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर तो आपके पास पता हो गया कि यहां पर आपको पता पड़ गया कि इसका 180 आया, इसका 90 आया, और इसका 90 आया। आप एक काम करिए, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त ले लीजिए, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त ले लीजिए, और उसकी जो त्रिज्या है वो आप यहां पर ऐसा का लिख दीजिए। ठीक है, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए। सबसे पहला 180 है, हम जानते हैं 180 का ऋजु रेखीय कोण होता है, जो स्ट्रेट एंगल जिसको कहते हैं। ये हो गया 180 पहला, जिसको क्या पसंद कर रहे थे, ये हो गया चॉकलेट। ठीक है, ये हो गया चॉकलेट। अगला क्या है, 90% वनीला। तो अब चांदे को यहां रखना और 90 डिग्री का कोण बना देना, तो ये हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा, वनीला। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, ऐसा लिख देता हूं मैं, वनीला। अगला क्या है, अगला है 90, मतलब अगला भी क्या होगा, 90 होगा। तो ये कितना पसंद करते हैं, अन्य। तो बस ये हो गया पाई चार्ट, है ना। अभी तो ये 3 खंड थे, तो मैंने इसको 3 खंड में बांटा। 4 खंड होते, 4 खंड में बांटा। बस बात यह है, आपको चांदे की सहायता का यूज, चांदे की सहायता से आपको यहां पर उसके कोण बनाना है। और बात ध्यान रखना, ये हाथ से नहीं बनेंगे, मतलब बिना चांदे की सहायता से नहीं बनेंगे। चांदे की सहायता से ये पूरा कंप्लीट होगा, है ना। जैसे हमने किया कंप्लीट, ये पूरा 180, ये 90, ये 90, गोला पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगर इसके अंदर 4 क्वेश्चन होते तो वो 4 यहां पे खंड कटते। ऐसे ही आप लोगों को भी बनाना है। ये त्रिज्या खंड कहलाता है, ये इतना त्रिज्या खंड कहलाता है। तो उतने ही क्या होंगे, त्रिज्या खंड होंगे, जितने यहां पर क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो देखा आप लोगों ने, बहुत आसानी है पाई चार्ट बनाना। ऐसे आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। यहां दिया हुआ है, संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार की विभिन्न मदों में व्यक्त किए और उनकी बचत को दर्शाता है। किस मद में व्यय सबसे अधिक है, किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपए है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किस मद में व्यय सबसे अधिक हुआ। तो हमने देखा भोजन में सबसे ज्यादा व्यय हुआ, 25% भोजन पे सबसे ज्यादा हुआ। हम लोग लिख सकते हैं भोजन, यहां पे लिख सकते हैं भोजन कितना हुआ, 25%। ठीक है,
दूसरा क्या है, किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। तो देखो यहां पर बचत 15% हुई और 15% ही काय पे गया, बच्चों की शिक्षा पर, है ना। मतलब किस मद में व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों की शिक्षा। यहां लिख दो आप बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, है ना। अब क्या है अगला, यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपए है, यदि परिवार की मासिक बचत कितनी थी भैया, बचत 15% थी, है ना। तो 15% और क्या बोला है, तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या होगा, तो कपड़ों पर हुआ व्यय, तो क्या करेंगे, मासिक बचत कितनी है, मासिक बचत हमारी 15 है, तो कपड़ों पर व्यय कितना हुआ, कपड़ों पर व्यय हुआ है, देखो इसमें से 10% कपड़ों पे व्यय हुआ है। तो अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, कैसे हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये कैंसिल होके 1000, 2000, ठीक है, क्योंकि 2 का जब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1000 हो गया, 1000 का 2 में गुणा हो गया तो 2000 हो गया। तो कपड़े पर हुआ मासिक व्यय 2000 रुपए यहां पर निकल के आ गया। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और सॉल्व करके हमने ये पूरा आंसर निकाला, जो कि हमारे जो दिया ही हुआ था, हम मतलब जो हमें यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा था वही चीज हमने यहाँ पे बताई है। हमने जो मतलब क्वेश्चन में हमें पाई चार्ट पे जो दिया हुआ था उसको देखकर ही हमने अपने क्वेश्चनों को आंसर किया है, जो कि बहुत इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, देखिए, एक विशेष दिन में किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री, है ना, उसका हमें एक चार्ट बनाना है। जैसे सामान्य ब्रेड जो हुई वो 320, फ्रूट ब्रेड जो हुई वो 80, केक और पेस्ट्रीज 160, बिस्किट 120 और अन्य 40, ऐसे मिला के कितना हो गया, कुल 720 हुआ। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले हमें एक तालिका बनाना है और तालिका बनाने के बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 320 बटा 720 करेंगे गुणा 360 करेंगे। अब वही बात आती है कि यहां पे 360 क्यों करेंगे, कि भाई यहां पर जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त पूरा जो होता है वो कंप्लीट कितना होता है, 360 का होता है ना। तो यहां पर जैसे 0 से 0 कैंसिल कर दो, है ना। 72 का पहाड़े में आप अगर 72 का पहाड़ा पढ़ोगे तो उसमें 360 कितनी बार में आता है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसे ही 80 का हम 720 में करेंगे गुणा 360 करेंगे, ऐसे ही 160 का हम 720 में करेंगे, फिर 360 से गुणा कर देंगे, और ऐसे ही 120 का 720 से भाग देके 360 से गुणा कर देंगे, और ऐसे ही 40 का 720 से भाग देकर 360 से गुणा कर देंगे, और देखेंगे कि यहां हमारे क्या क्या कोण निकल कर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक पूरी तालिका अभी रेडी करके रखी है, और उस तालिका को आप लोग देखोगे तो इसी तरह की आपको भी बनाना होगी, और बनाने के बाद आप लोगों को ये जो तालिका जो है उसके अंदर भी इसी तरह का काम होगा। जैसे ये 320 का 720 में किया, 4/9 आ गया, फिर 4/9 को 360 से किया तो 160 आ गया, यहां पे 60 आ गया, 80 आ गया, 40 आ गया, 20 आ गया। ये जैसा कि मैंने बताया था कि इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करके 4/9 आ गया, इसका मैंने 360 से गुणा कर दिया। इन दोनों को डिवाइड किया, 1/6 आ गया, इसको 360 से गुणा कर दिया, 160 का 170 से भाग दिया, उसके बाद 2/9 आ गया, इसका मैंने इससे कर दिया। ऐसे ही करके ये मेरे पूरे कोण आ गए। अब आती है इसका पाई चार्ट बनाना। तो पाई चार्ट क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं एक चीज आपको बार बार बता रहा हूं, क्या डिवाइड किससे करते हैं, टोटल से, और गुणा किससे करते हैं, 360 से। ठीक है, अब पाई चार्ट आ गया। तो मैंने बताया पाई चार्ट के लिए आप क्या करो, सबसे पहले एक किसी त्रिज्या का आप क्या बना लो, किसी त्रिज्या का मैं एक वृत्त बना लेता हूं, उसकी मैंने त्रिज्या ये बना ली। देखो सबसे पहला क्या है, 160। अब हम जानते हैं कि 180 का जो बनेगा वो तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, तो 160 का थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 360 से कम और 180 से ज्यादा, तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, अब उसके बाद क्या है अगला 60। तो 60 का ये रहा, तो आप जब चांदे को यहां रखोगे तो 60 का एंगल ऐसा बनेगा। ठीक है,
80 का करोगे ये हो गया 60, 80 का 60 से ज्यादा रहेगा तो ये 80 का हो जाएगा। उसके बाद 40 का ये रहेगा, ये 40 का, और ये हो जाएगा 20 का। तो ये ऐसे पूरे खंड में डिवाइड होगा, ये पूरे खंड में डिवाइड होगा, और इतना बड़ा जो रहेगा वो 160 का रहेगा। लेकिन जब आप इसको चांदी की सहायता से बनाओगे तो आपका ये पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो एक पूरा पाई चार्ट निखर के आएगा तो वो इस तरह से आएगा। एग्जाम में आता है, आप बढ़िया इसको कलरफुल बनाओ। आप 160 को अलग कलर में लो, 60 को आप अलग कलर में लो, 80 को आप अलग कलर में लो, 40 को अलग में, 20 को अलग में, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा दिखेगा, थोड़ा सा चेक करने में भी अच्छा लगेगा। और आपका ये पूरा जब सॉल्व हो जाएगा, जब आप इसको करोगे तो लगेगा कि हाँ हमको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया। और हमें यह भी सीखा कि भाई आंकड़ों का प्रबंधन करने में कौन कौन सी विधियां हैं जिनका हमने इस्तेमाल किया। चलिए अब अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह से होंगे। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। मतलब एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में यह पता किया गया कि व्यक्ति किस प्रकार का क्या करते हैं, संगीत पसंद करते हैं। और इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस प्रकार चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, एक पाई चार्ट बना है और उस पाई चार्ट में बताया है कि जैसे उप शास्त्रीय संगीत है वो 20% लोग पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत है वो 10% लोग पसंद करते हैं, लोक संगीत है वो 30% पसंद करते हैं, और जो मनोरंजन है वो 40% लोग पसंद करते हैं। तो हमें ये सारा जो आंकड़ा है ये एक पाई चार्ट में बताया है। और इस पाई चार्ट में बताने के बाद हमको कुछ क्वेश्चन के आंसर भी देना है जो हमें यहां पर दिए हैं। पहला दिया है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो देखिए हम जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले 10% विद्यार्थी हैं या 10% व्यक्ति हैं। तो 10 व्यक्ति अगर शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो हमको क्या दिया है, यहां पर 10 व्यक्ति पसंद करते हैं, बट हमें पाई चार्ट में क्या दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम हल पे आएंगे और लिखेंगे माना व्यक्तियों की संख्या, या हम लोग लिखेंगे माना कुल व्यक्ति x है। ठीक है, माना कुल व्यक्ति x है। अब क्या करेंगे हम, इसमें तो हमने ले लिया भाई माना कुल व्यक्ति x है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति है ना, तो क्या हो जाएगा, x का 10%, मतलब x का 10% बराबर कितने लोग हमें दिए थे, 20 व्यक्ति। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x गुणा 10/100 बराबर 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 10 का गुणा यहां हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200 है ना। तो कितना हो जाएगा, व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 200। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना ये तो आ गया हमें। अब अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है हम उसको समझते हैं। हमारा देखिए यहां पर एक पॉइंट पूरा हुआ, क्या बोला था कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो हमने क्या करा, माना कुल व्यक्ति x हैं और यहां पे जो 10% व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो x का 10%। तो जब हमने यहां पर 10/100 किया तो यहां पे 0 से 0 हो गया, 10 का गुणा यहां 20 के साथ हो गया, तो यहां पे 200 हो गया। तो मतलब जिन व्यक्तियों का सर्वे हुआ वो कितने हो गए, 200, जो लोग शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। अब क्या हो गया, अब हम यहां पर निकालेंगे अगला जो क्वेश्चन दिया है हम उस पे जाते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। उसका अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक पसंद किया जाता है। तो देखो आपको यहां पर क्लियर दिख रहा है इस पाई चार्ट में कि देखो सबसे ज्यादा मनोरंजन संगीत जो है वो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर हल में मनोरंजन
कितना 40% पसंद किया जाता है भाई, मनोरंजन 40% पसंद किया जाता है। अब लिखा है यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक की कितनी सीडी बनाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका परसेंट निकालेंगे, सबका जितना भी परसेंट लिखा है ना। तो जैसे मान के चलिए उपशास्त्रीय संगीत की बात करेंगे हम, तो देखिए उपशास्त्रीय संगीत की सीडी है ना, तो कितना है, 1000 है, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम 1000 गुणा 20%, तो ये लिखेगा 1000 गुणा 20/100, तो ये हो जाएगा 200 है ना। अब आप चाहो तो देखो यहां पर ये 20% का 200 हो गया, ठीक है, तो यहां पे 10 का 100 हो जाएगा, यहां 30 का 300 हो जाएगा और यहां पर 400 हो जाएगा। अगर आप निकालेंगे तो आया समझ में। अगर आप करके भी देख लीजिए, जैसे पहला उपशास्त्रीय संगीत का है तो हमने उपशास्त्रीय संगीत का क्या निकाला, 1000 का 20% निकाला, तो उसका कितना आ गया, 200 आ गया। वैसे ही जब हम निकालेंगे किसका, उसका शास्त्रीय का, तो देखो यहां पर हम लोग लिखते हैं शास्त्रीय के लिए 1000 गुणा 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 100, ठीक है। और ऐसे ही हम तीसरे का निकालेंगे, तीसरे का कितना, लोक संगीत, तो लोक संगीत के लिए क्या आ जाएगा, लोक के लिए वही 1000 गुणा 30/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 300। और ऐसे ही निकालेंगे हम लोग चौथा मनोरंजन का, ठीक है, तो मनोरंजन के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 40/100, तो 0 से 0 0 से 0, ये हो गया 400। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हमने इस पाई चार्ट को देखते हुए, है ना, हमने अपने क्वेश्चन के आंसर दिए और जो हमको यहां पर पूछे गए थे बस उसी का ही हमने आंसर दिया, जो कि बहुत इजी और बहुत आसान से हम लोगों ने कर लिया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कि देखिए यहां पर 360 व्यक्तियों के एक समूह से तीन ऋतु वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़े को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है, तो किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो आपको यहां पर दिख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा मत मिले कौन सी को, शीत ऋतु को। प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात कीजिए, मतलब प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात कीजिए। तो मुझे इसके लिए त्रिज्या खंड का क्या निकालना है, कोण भी निकालना है, और इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट भी हमको खींचना है। तो देखो सबसे पहले कितना है, व्यक्तियों, 3 ऋतुओं, 360 व्यक्तियों के एक समूह ने 3 ऋतुओं को अपने हिसाब से क्या करा, वोटिंग करी, उनको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है। तो उसमें से ग्रीष्म ऋतु के लिए वोटिंग हुई 90, वर्षा ऋतु के लिए हुई 120 और शीत ऋतु के लिए 150। हमसे पहला पूछा था कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो हम बताएंगे शीत ऋतु को 150 मत मिले। अब प्रत्येक के लिए त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात करना है, तो त्रिज्या खंड के कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग त्रिज्या खंड की बात करते हैं। तो हम लोग क्या बात करते हैं, पाई चार्ट की बात करते हैं, मतलब एक सर्कल की बात करते हैं। तो टोटल सर्कल जो होता है वो 360 का होता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 360 से ही भाग देंगे और गुणा जिससे करते आ रहे 360 से, उससे ही करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने उस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा ग्रीष्म ऋतु और शीत। यहां पे लिखा हूं ऋतु के लिए ग्रीष्म, वर्षा और शीत, ठीक है। और मत मिले, अब मत की बात करता हूं तो 90, 120, 150, तो यहां पे आ जाएगा 90, 120 और 150। अगर मैं इनका टोटल करता हूं, है ना, अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो हमें कितना दिया है 360, लेकिन मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। तो ये हो जाएगा 150, 120 और 90, ठीक है। देखो 0 नोट दो 11, 11 और 5 16 की 6 हासिल का 360, तो यहां पे टोटल कितना आ गया 360, ठीक है ना, यहां पे टोटल आ गया 360। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे योग, ये आ जाएगा योग, यहां लिखेंगे हम
योग। अब निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले कॉलम में 90 गुणा 360 करेंगे और भाग भी किससे करेंगे, 360 से। यहां 360 क्यों आया, क्योंकि त्रिज्या खंड पूरा जो होता है, मतलब हमारा जो पूरा सर्कल होता है वो कितने का होता है, 360 का होता है। तो 360 से हम डिवाइड करेंगे, तो हम ये उसके बाद 120 बटा 360 गुणा 360 और ऐसे ही 120 बटा 360 गुणा 360। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 360 से 360 कैंसिल हो गया, यहां हो गया 90, 360 से 360 कैंसिल हो गया, यहां हो गया 120 और यहां पर 150 था। ठीक है, तो ये 150 एक बार और लिख देते हैं, तो ये 150 बटा 360 गुणा 360। तो 360 से 360 कैंसिल हो गया, यहां आ गया 150। अब देखिए यहां पर क्या आ गए, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। अब क्या बनाना है मुझे, अब बनाना है मुझे त्रिज्या खंड, मतलब पाई चार्ट बनाना। तो पाई चार्ट के लिए सबसे जरूरी होता है कि कोई भी त्रिज्या का एक सर्कल बना लो। तो मैंने कोई भी त्रिज्या का एक सर्कल बना लिया, भाई मैंने एक सर्कल बना लिया कोई भी त्रिज्या का। पहला त्रिज्या खंड मेरा कितने का है, एक 90 का है। तो यहां से चांदे की सहायता से 90 डिग्री ये बना लो, तो ये मेरी कौन सी होगी, ग्रीष्म ऋतु हो गई, है ना। यहां आ जाएगा ग्रीष्म, या ऊपर लिख लो, यहां हो जाएगा 90 और यहां आ जाएगा ग्रीष्म। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, 120। देखो अब मैं आपको बताऊं, 120 जो है यहां से यहां तक का तो पूरा 180 होता है, यहां से यहां तक का तो 180 होता है। तो 120 जो जाएगा वो कहीं ना कहीं ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो जाएगा वो कितने का हो जाएगा आपका, 120 का कौन सी ऋतु हो जाएगी, ये वर्षा ऋतु हो जाएगी, है ना। और ये चला जाएगी आपकी 120, है ना। चांदे से अगर आप इसको नापेंगे तो ये 120 जाएगा। उसके बाद ये पूरा अपने आप ही, ये वाला जो है पूरा ये 150 का हो जाएगा, जो कौन सी हो जाएगी आपकी, शीत ऋतु हो जाएगी, है ना। तो देखा, इस तरह से हमने बनाया। आप इसको कलरफुल भी बना सकते हो, 150 को अलग कलर से बना लो, 90 को अलग कलर से बना लो, 120 को अलग कलर से बना लो, यह आपके ऊपर है। और ये इसको भी करना बहुत आसान है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकाला, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, केंद्रीय कोण निकाला। केंद्रीय कोण निकालने के बाद हम लोगों ने उसको पाई चार्ट में रखा और पाई चार्ट में रखने के बाद हमने अपना आंसर पे आ गए। तो देखा कितना इजी और कितना अच्छा है। तो इस तरह से हमें अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे। मतलब अब देखिए यहां पे टोटल अंक 540 की बात कर रहे हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, है ना। और संकेत के 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 है और 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। तो देखो यहां पर सबसे पहले है 105। तो 105 की अगर बात करूंगा तो देखो, अगर हम टोटल कोण की बात करते हैं तो 360 से भाग देते हैं, लेकिन यहां पर टोटल नंबर है तो हम लोग किससे भाग देंगे, 540 से। तो सबसे पहले क्या है, किस विषय, यहां पर मुझे क्या दिया था, यहां पर मुझे दिया था कि विषय के ये 65 है, ठीक है, ये 65 है, अगर दिख नहीं रहा हो तो ये 65 है। आपको यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर मुझे जो पाई चार्ट में जो दिया हुआ है, यहां पे मुझे मतलब डिग्री में दिए हुए नंबर, ठीक है, मतलब 90, 65, मतलब कोण में दिए मुझे यहां पे नंबर, लेकिन यहां पर मुझे अंक में दिए। तो मैं क्या करूंगा, अंक को मतलब कैसे कोण में बनाऊंगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला लाएंगे, तो 105 को हम लोग भाग देंगे, टोटल नंबर कितने हैं, 540, और जो कोण था वो 360 का था। देखिए मैं यहां पर यही चीज समझा रहा था कि अगर मैं टोटल कोण की बात करता, टोटल कोण की बात करता तब जाके यहां पे 360 आता, लेकिन हम लोग क्या करें, नंबर की बात करें तो यहां पे टोटल 540 आएगा। अब देखिए यहां पर आप क्या करिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल करिए। सबसे पहले 9 चौको 36 और 9 छक्का 54, 9 के पहाड़े में 36 भी आता है, 54 भी आता है। कैसे, 9 एकम 9 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, है ना, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, ये हो गया। अब उसके बाद फिर से कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6,
है ना। अब 3 से 105 को कैसे कैंसिल करना है, देखो 105 को 3 से कैंसिल कर दीजिए तो कैसे होगा, 3 तिया 9 और यहां 5 आ जाएगा और 3 पंजे 15, तो ये आ गया 35, है ना। कितना आ गया ये 35। तो 35 दूनी कितना हो गया, 35 दूनी 35 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 35 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 70। तो हम लोग किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, तो ये है 70 यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हिंदी में, हम क्या लिखेंगे, हिंदी में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, हम लिखेंगे हिंदी में सबसे या सर्वाधिक लिखा है ना, किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए, तो हम लिखेंगे हिंदी में। ठीक है, हिंदी में प्राप्त किए। ठीक है, अब क्या है, अगला क्या पूछते हैं, देखिए इतना आ गया, फिर अगले क्वेश्चन के लिए अगले उस पे जाएंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि यहां पर जब टोटल कोण की बात आ रही थी, टोटल अंकों की बात आ रही थी, इसलिए हमने 540 से भाग दिया और 360 से गुणा किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, उस पे आते हैं। अगला पूछा है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए। तो देखो अब हमको पता है कि हिंदी में कितने अंक थे, 105 थे, हमें पता है हिंदी के अंक। ठीक है, हिंदी के अंक कितने हैं, 105 जो हमको दिए ही हुए थे। तो गणित के अंक निकालना है, गणित के अंक के लिए क्या करेंगे, अब देखिए गणित के अंक कितने थे, 90% थे। ठीक है, 90 थे, सॉरी परसेंट नहीं, 90 थे। अब देखिए यहां पर कोण की बात हो रही है ना, कोण की बात हो रही है, तो किससे गुणा करेंगे, 360 से भाग दे देंगे और 540 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, ये हो गया। मतलब अगर पूरे कोण की बात करते तो 360 से हमने कर दिया। अब फिर से करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 गई, 9 एकम 9, 9 चौको 36। अब 4 से 54 को कैंसिल करो, ये 540 है। ठीक है, अब 4 से 54 को करो कैंसिल, तो ये 540 और 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 135। कितना आ जाएगा, 135। देखो मैं फिर से काट के दिखा देता हूं आपको एक बार। ठीक है, क्या किया, ये था 90 डिग्री का कोण किसमें था, गणित के अंकों में था, है ना। अब हमको अंक प्राप्त करना है, हमें क्या प्राप्त करना है, गणित के अंक प्राप्त करना है कोण से। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 से भाग देंगे और टोटल नंबर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 540 से आप भाग दो, 540 से भाग देंगे तो 540 से 4 को भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 135, है ना। तो गणित के अंक कितने हो गए, 135। अब क्या बोला था, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो ये है हिंदी के अंक और ये गणित के अंक, दोनों को माइनस कर देंगे तो 135 माइनस 105। तो हम लोग 135 में से 105 को माइनस कर दो तो 135 और 105 तो ये हो गया 0 और ये आ गया 30। तो कितने, 30 अंक ज्यादा प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए ज्यादा, 30 अंक ज्यादा प्राप्त हो गए। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमने ये भी देखा कि कितने ज्यादा अंक हुए, है ना, कितने ज्यादा अंक थे। क्या करा, 135 को 105 से मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 0 का 0, 3 का 3, तो 30 अंक ज्यादा आए गणित में। अब क्या निकालना है, अब मेरे से पूछा है कि जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। अब देखो यहां पर एक मैं आपको चीज बता दूं कि यहां पर जिसका कोण जितना ज्यादा होगा, है ना, जिसका कोण जितना ज्यादा होगा उसके अंक भी ज्यादा होंगे। ये एक जनरल सी बात है, मतलब जिसका कोण जितना ज्यादा होगा उसके अंक भी उतने ज्यादा होंगे। तो मुझे क्या है, अब बार बार अंक निकालने की जरूरत नहीं है। अब केवल कोण से मैं बता सकता हूं कि किसके कोणों का अंक, किसके कोणों का योग किसके कोणों के योगों से ज्यादा है। तो चलिए अब हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले मुझे बोला है कि सामाजिक विज्ञान
और विज्ञान। तो यहां लिखेंगे, ये तीसरा कर रहे हैं हम, सामाजिक विज्ञान प्लस विज्ञान। तो चलिए सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान के देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के थे 65 डिग्री का कोण सामाजिक विज्ञान में था, और विज्ञान में कितना था? विज्ञान में था 80। तो अब इनका टोटल कर लो, तो 5 8 और 6 14, 145 है ना। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है सामाजिक विज्ञान और गणित बोला है। सामाजिक विज्ञान और गणित, ठीक है, विज्ञान नहीं, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो यहां पर आ जाएगा गणित। तो सामाजिक विज्ञान था 65 और गणित कितना था? गणित था 90। तो चलिए यहां हो जाएगा, इनका टोटल करो तो यहां हो जाएगा 5 और 10 11 12 13 14 15, 155। और अगला क्या बोला है? अगला बोला है विज्ञान और हिंदी। तो विज्ञान प्लस हिंदी। तो विज्ञान कितना है? विज्ञान आपका है 80 और हिंदी कितना है? हिंदी 70। तो ये आ गया 0 और 8 9 10 11 12 13 14 15, 150। तो हम क्या लिखेंगे? किसका योग अधिक है? सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योगों से ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिसके कोणों का योग ज्यादा है ना, जिसके कोण ज्यादा है उसके अंक भी ज्यादा होंगे। तो ऐसे हम लोग समझेंगे, और इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके आने के चांसेस 99% कह सकते हैं कि एग्जाम में हो सकते हैं आने के। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करिए। तो देखिए यहां पर जितनी भी बोली जाने वाली भाषाएं हैं, और उसके बाद यहां पर और विद्यार्थियों की संख्या, जैसे 40 बोलने वाले मतलब 40 व्यक्ति जो हिंदी बोलते हैं, 12 व्यक्ति जो अंग्रेजी बोलते हैं, 9 व्यक्ति जो मराठी बोलते हैं, 7 व्यक्ति जो तमिल बोलते हैं और 4 व्यक्ति जो बंगाली बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तालिका बना लेते हैं, भाषा की और विद्यार्थियों की संख्या की। तो मैं यहां लिखूंगा भाषा और विद्यार्थियों की संख्या, जो कि लिखी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? भाषा। भाषा कौन सी है? हिंदी अंग्रेजी मराठी तमिल बंगाली, है ना। हिंदी अंग्रेजी मराठी तमिल बंगाली। तो हिंदी अंग्रेजी मराठी तमिल बंगाली, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी मराठी तमिल बंगाली, हिंदी अंग्रेजी मराठी तमिल बंगाली। उसके बाद 40 12 9 7 4, है ना। 40 12 9 7 और 4, टोटल योग कितना आया? 72, ठीक है। इन सबका जो टोटल योग आया वो 72 आया, है ना। थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है हिंदी अंग्रेजी मराठी तमिल, है ना, ये बंगाली। अब उसके बाद यहां पे है टोटल, एक बार देख लो भाई, टोटल आपका कितना है? 72 है। तो हमने भी यहां पर सबका टोटल आया 70। अब देखिए वही चीज क्या करेंगे? अनुपात निकालना है और केंद्रीय कोण निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? 40/72, 40/72 गुणा 360, इसमें भी 12/72 गुणा 360, 9/72 गुणा 360, 7/72 गुणा 360 और 4/72 गुणा 360। देखो अब इसको करना बहुत आसान है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 72 के कितने पहाड़े में, 72 को मैं अगर 5 से गुणा करूं तो 360 आता है। 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 7 पंजे 35 और 36। तो देखो 72 पंजे, है ना, 72 पंजे 360, यहां पर भी 72 पंजे 360, 72 पंजे 360,
72 पंजे 360 और 72 पंजे 360, तो यह हो गया 4 पंजे 20, ये हो गया 200, 12 पंजे 60 है ना, 9 पंजे 45, 7 पंजे 35 और 4 पंजे 20। ये केंद्रीय कोण निकल के आ गए। मैं एक बार फिर से बता देता हूं इधर कैसे किया मैंने, एक बार देख लीजिए। क्या करा, 40/72 किया, उसके बाद गुणा 360, तो 72 पंजे होता है 360 और 4 पंजे 20, ये 200 ऐसे निकल गया। ठीक है, ऐसे ही 12/72 किया, 12/72 गुणा 360, तो ये हो गया 5, 12 पंजे 60। ऐसे ही निकाला 9/72 गुणा 360, तो ये 5 बार कैंसिल हो गया, 9 पंजे 45 आ गया। ठीक है, ऐसे ही किया 7/72 गुणा 360, तो ये 5 बार, 7 पंजे 35। उसके बाद 4/72 गुणा 360, तो 72 पंजे 4 पंजे 20। तो इस तरह से हमारे कोण निकल के आ गए, जो कि मैंने यहां पर भी बताए हैं। ठीक है, यहां पे 45 है, ये 45 है, ये भी 45 है, वो 35 है और ये 20 है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब मुझे क्या बनाना है, त्रिज्या खंड के लिए केंद्रीय वो पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, चलिए हम पाई चार्ट पे आते हैं। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी त्रिज्या का एक क्या बना लो, गोला बना लो। कोई भी त्रिज्या का एक गोला बना लो। तो मैंने कोई भी त्रिज्या का एक गोला बना लिया है ना, ये त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, ये यहां से ले तक मैंने यहां तक एक गोला बना लिया। अब क्या है, 200 का बनाना है। तो हम जानते हैं कि अगर मैं सीधा बना दूंगा तो 180 का होगा, जो तो 200 का बनेगा ना वो थोड़ा सा ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा 200 का हो गया। ठीक है, ये पूरा 200 का हो गया, जो कि क्या है, हिंदी है। क्या है वो, हिंदी है ना। उसके बाद क्या बोला है, 60 का। तो 60 का जो बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, ये 60 का हो जाएगा। थोड़ा सा और ले लो 60 का, ये 60 का, तो ये 60 का हो जाएगा। तो 60 का क्या है, अंग्रेजी। उसके बाद 45, तो 45 का ये जाएगा 45 का, है ना। तो ये 45 का, 45 का कौन सी भाषा है, मराठी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका 35, तो 35 का ये रहा, जो काय का गया, तमिल का। और ये है आपका 20, बंगाली। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा एक पाई चार्ट बना। अब इस पाई चार्ट को आप अपने तरीके से अच्छा कलरफुल बनाइए, बढ़िया बनाइए, आपका बहुत अच्छा उभर के आएगा। तो ये होता है पाई चार्ट को बनाना, और ये होती है उसकी तालिका बनाना। कैसे बनाते हैं और तालिका में कैसे रखते हैं, और किस तरह से हम पाई चार्ट बना के उसको जो भी चीजें पूछी गई हैं चांदे की सहायता से पूरा पाई चार्ट बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत, मतलब कह सकते हैं कि इजी क्वेश्चन भी है, बट हमें ध्यान रखना है, संभल के करना है, तो हमारे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारे पास आगे जो क्वेश्चन आ गए हैं वो आ गए हैं काय के, जिसको हम कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले मैं प्रायिकता बता देता हूं, प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता का मतलब यह होता है कि अगर हम लोग, हमारी लाइफ में जो घटनाएं होती हैं, लेकिन घटनाएं वैसी नहीं जो एक्सीडेंट वैसी घटनाएं नहीं। घटनाएं का मतलब ये होता है कि जो भी हम काम करते हैं उसको अगर हम गणित के साथ जोड़ देते हैं तो वो प्रायिकता बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हम लोग घर में अगर कोई गेम खेलते हैं तो हमारे पास एक डाइस होता है या पासा होता है, तो हम उसको थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें 3 आने की या 6 आने की या सम नंबर आने की या विषम नंबर आने की क्या प्रायिकता होगी, या कुछ भी इस तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हम लोग घटना का नाम दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपने टॉस फेंका, अब घटना का मतलब ये भाई हेड आएगा कि टेल आएगा, है ना, हेड आएगा कि टेल आएगा, तो हम लोग टॉस करते, तो वो भी क्या है, घटना है। तो उसको हमने मैथ्स के साथ जोड़ दिया, तो वो क्या कहलाई,
प्रायिकता कहलाई। तो उसका मतलब होता है एक तो होने वाला और एक ना होने वाला। तो इस तरह से प्रायिकता यहां पर कहलाते हैं, और जब सामने रिजल्ट हमारे सामने आता है तो वो प्रायिकता जो भी पूछी गई है हम उसका आंसर देते हैं। जैसे पहले दिया हुआ है कि एक थैले में 4 गेंदें और 2 गेंदें पीली हैं, मतलब 4 लाल गेंद और 2 गेंदें पीली हैं। यदि गेंदों के रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार के एक जैसी अर्थात सर्वसम है तो थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? क्या यह पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम है? तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि थैली में पूरी गेंदें हैं कितनी। ठीक है, थैली में गेंदें हैं कितनी। देखिए, तो सबसे पहले लाल प्लस पीली गेंद, तो कितनी गेंद होगी? थैले में गेंदों की संख्या है ना, तो लिखेंगे थैलों में गेंदों की संख्या। तो लाल प्लस पीली मिलाकर तो 4 + 2 बराबर कितनी हो गई? 6। अब क्या है, थैले के अंदर से बिना देखे गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो, घटना की बात कर रहे हैं तो इसमें आप इसको पीई से भी बता सकते हो, है ना, पीई से भी बता सकते हो क्योंकि संभावना है, और आप इसको पी आर करके भी बता सकते हो, है ना, पी रेड बॉल से भी बता सकते हो, है ना। तो क्या होता है यहां पर जो बात होती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल नंबर, और मतलब जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे यहां पर पूछा है टोटल नंबर, तो यहां हो जाता है टोटल, तो टोटल कितनी है? 6, है ना, और लाल गेंद कितनी है? 4। तो अब हम कितना लिखेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आ गया? 2/3। तो ये लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो क्या पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम लिखेंगे पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? पी येलो, है ना। तो पी येलो गेंद कितनी है? येलो गेंद 2 है, तो 2/6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो देखो यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है कि ये 2/3 है, वो 1/3 है। तो हम कहेंगे कि एक गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता, तो हम कहेंगे क्या यह पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है? तो हाँ लिखेंगे कि हाँ भाई, लाल गेंद की प्रायिकता पीली गेंद की प्रायिकता से अधिक है, क्योंकि लाल गेंद की प्रायिकता 2/3 आ रही है और पीली गेंद की प्रायिकता 1/3 आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि लाल गेंद की प्रायिकता क्या है? ज्यादा है, और पीली गेंद की प्रायिकता क्या है? कम है। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और देखा आप लोगों ने कि कितना आसान क्वेश्चन है, और हमने इसको कंप्लीट किया। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो पहिए को घुमाएंगे, तो पहला है, तो अगर मैं पहिए को घुमाऊंगा तो क्या परिणाम आएंगे? तो पहिए के अंदर क्या है? ए बी सी डी, ये पहला परिणाम है ना। अब इसमें से कुछ भी आ सकता है। दूसरा क्या है? 2 सिक्के को एक साथ उछालूंगा। अब 2 सिक्कों को एक साथ उछालूंगा तो क्या आएगा? या तो टेल टेल आ जाएगा, या हेड हेड आ जाएगा, है ना, टेल टेल आ जाएगा, या हेड हेड आ जाएगा, या टेल हेड आ जाएगा, या हेड टेल आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से केवल हमसे अभी ये परिणाम पूछे हैं, हमसे इनकी प्रायिकता नहीं पूछी है। जहां प्रायिकता की बात होगी तो हम वहां प्रायिकता भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से यहां पर क्या हो गया? पहला पूछा था पहिए को घुमाओ, तो ये जो एरो जहां रुकेगा आकर, तो या तो ए पे रुकेगा, या बी पे रुकेगा, या सी पे रुकेगा, या डी पे रुकेगा, है ना। उसके बाद 2 सिक्कों को उछालूंगा, तो आप खुद इसको प्रैक्टिकल करना कि एक सिक्का यहां रखना, एक सिक्का यहां रखना, उसको उछालना। तो या तो दोनों पे टेल आएगा, या दोनों पे हेड आएगा, या इस तरफ हेड या उस तरफ टेल, या इस तरफ टेल या उस तरफ हेड। इस तरह से इसकी प्रायिकता आएगी, जो कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। इसको हम देखो, अगला क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है
तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से होने वाले परिणामों को लिखिए। मतलब हमें क्या लिखना है, वो होने वाले परिणाम लिखना है। तो यहां पर हमें क्या करना है, परिणाम तो लिखना है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उन परिणामों की प्रायिकता निकालो, ये भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, परिणाम के साथ साथ उनकी प्रायिकता भी निकालते जाते हैं। तो देखो यहां पर ए के दो ऑप्शन है, 1 और 2, और बी के भी यहां पर 2 ऑप्शन है। मतलब एक के ए और बी है, और सेकंड के भी ए और बी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पासे में होने वाले जो अंक होते हैं, जो पासे में अंक होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 और 6, ये होते हैं पासे में अंक, जो 1 से लेके 6, जिसको हम कहते हैं डाइस। तो पहला क्या बोला है, फर्स्ट का ए, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। अब देखो ये अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा ना हो। मतलब 2 से ज्यादा ना हो, मतलब जैसे एक तो वो 1 के पहाड़े में आएंगे और दूसरा वो खुद के पहाड़े में आएंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 2 3 और 5, ये एक तो 1 के पहाड़े में भी आते हैं और दूसरा खुद के पहाड़े में भी आते हैं। ध्यान रखना एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, 2 3 और 5, तो टोटल नंबर कितने हैं, 3 है ना। और हमारे पासे में नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो कैसे कटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया, है ना। बी पूछा है एक अभाज्य संख्या ना हो, एक अभाज्य संख्या नहीं हो। अब देखो इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है, 1 4 और 6, है ना। 1 4 और 6, तो इसका भी क्या बनेगा, इसका भी सेम बन जाएगा, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, ये भी आ गया। अब दूसरा क्या पूछा है, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या क्या है, 6 है। 5 से बड़ी एक संख्या है तो 6, बट एक ही है ना, तो 1/6 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। दूसरा 5 से बड़ी नहीं, तो वो पीछे, 5 से जो बड़ी नहीं है, ये ए है, ये बी है। देखिए अगला क्या है, बी जो है इसका 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं में ये आ जाएगा, ठीक है। उसमें 5 भी काउंट होगा, तो कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर कितने हैं, 5/6, ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था वो भी हमने करा, और क्या क्या चीजें पूछी थी वो भी हमने बहुत अच्छे से करी। तो इस तरह से हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, उन्हें एक बार बॉक्स में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है, तो बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का गेम हमने खेला ही होगा कि बहुत सारी पर्चियां होती है, उसके अंदर कुछ कुछ लिखा रहता है, फिर उन पर्चियों को हम उठाते हैं। तो ऐसे ही यहां पर कुछ दिया है, तो सबसे पहले मैं 1 से लेके 10 तक लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमसे जो जो पूछा है हम उसके आंसर देते जाएंगे। क्या पूछा है, हमसे पूछा है संख्या 6 से प्राप्त करना, संख्या 6 प्राप्त करना। तो देखो संख्या 6 प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, एक ही संख्या है, एक संख्या है, तो ये हो जाएगा 6/10। अगला क्या है, 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। अब 6 से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5/10, है ना। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया। उसके बाद क्या है, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो
तो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4/10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। और उसके बाद क्या है, एक अंक वाली संख्या प्राप्त करना, तो एक अंक वाली कितनी है, 9, तो 9/10। मतलब 9 कैसे हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये तो 2 अंक वाली होगी, 9/10। तो देखा किस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हम पूरी तरह से अपने क्वेश्चन को समझे, और समझने के बाद हमने जो जो पूछा था हमने वो आंसर दिया, और वो हमारा आंसर आ गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारे इस रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, उस पे आते हैं, फिर उसको खत्म करके फिर देखते हैं क्या करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, मतलब हरे कितने हैं, 3, ठीक है, नीले कितने हैं, 1, और लाल कितना है, लाल 1 है, तो वाला घूमने वाला एक पहिया है। मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए यहां पर मैंने एक गोला बनाया, उसमें यहां पर एक त्रिज्याखंड बनाया, इसमें ये हरा वाला हो गया है ना, ये नीला हो गया और ये लाल हो गया, और मैंने इसको घुमाया, ठीक है, तो 3 हरे हैं, एक नीला है और एक लाल है, ठीक है। अब घुमाना है, तो एक हरा प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा कि टोटल कितने हैं, टोटल त्रिज्याखंड पूरे कितने हैं, तो 3 + 1 + 1, तो 3 और 1 4 और 1 5 है ना। तो एक हरा प्राप्त करने की प्रायिकता, एक हरा प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता ये हो जाएगा एक हरा प्राप्त करने की, मतलब P हरा, तो 5, और टोटल तो 5 है, और हरे कितने थे, 3, तो 3/5 ये हो गया। उसके बाद हरा ना हो, मतलब हरा नहीं, क्या पूछा है, प्रायिकता ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करना क्या नीला ना हो, तो अब इसमें से नीले को हटा दो, नीले को हटा दो, तो 3 और 1 4 हो गया, तो नीला ना होने की प्रायिकता, नीला ना होने की प्रायिकता, नीला ना होने की प्रायिकता, तो ना होने की प्रायिकता के लिए हम लोग उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये हो गया 5, और नीले ना होने की तो 3 और 1 4। तो ये देखिए आप लोगों ने, हमने जो जो पूछा था उस पूछने के हिसाब से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा इस चैप्टर 5 का एक कंप्लीट रिवीजन यहां हमने तैयार कर लिया, और उसके बाद हमने इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ला सकते थे वो सारे हमने लाए हैं, और आप लोगों का एक बहुत अच्छा सा एक रिवीजन पैटर्न तैयार करा। आप लोग भी इसी पैटर्न के साथ अपनी तैयारी करो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। बट आपको यह भी देखना है कि आपको हमारे साथ बने कैसे रहना है, उसका पूरा जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोग गूगल पे जाकर मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करिए, उसके बाद आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर जैसे आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, जैसे आप अभी मैथ्स कर रहे हैं, तो जब आप मैथ्स पे क्लिक करेंगे वॉच नाउ पर, तो आपके सामने कुछ एक इस तरह का विंडो ओपन होगा। यहां पर आपको मैथ्स में जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे आपको एक सीक्वेंसली आपको यहां पर दिखेंगे। आपको जो भी प्रश्नावली पढ़ना है आप उस पर टिक करिए, आप उसको क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपको वो सारे वीडियो एक, हम कह सकते हैं कि एक बहुत आसान भाषा में एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह से, है ना। यहां पर जितने भी वीडियोस हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से, बहुत एक कहते हैं ना मातृभाषा में, एक सरल भाषा में मैंने उसको समझाने की कोशिश करी है। बट आपको बने का रहना है, आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।